हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण वाले चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग। आप लोगों को पता होगा कि नीट में इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें इसमें जानना है कि शरीर द्रव्य क्या होता है। शरीर द्रव्य मनुष्य में बात करें तो एक होता है रक्त और दूसरा लस्य। तो पहला पैराग्राफ क्या है कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन होना आवश्यक है। ये कह रहा है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे ऊतक क्या हो, सुचारू रूप से कार्य कर सकें। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों हेतु इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे स्पंज जो हमारे संघ पॉरीफेरा में आता है, वह सिलेंट्रेट यानी सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी जैसे बात करें हम कशेरुकियों की, जिसमें हम लोग भी आते हैं, इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणी में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। मनुष्य में जो रक्त होता है ये क्या करता है, पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए काम में आता है। और एक अन्य द्रव्य भी आता है जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका। लसिका कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले रुधिर। क्या कहते हैं, रुधिर। रुधिर को कहा जाता है, रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है और इससे विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि इसमें तंतु क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। वैसे आप देखेंगे तो संयोजी ऊतक में फाइबर पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु, लेकिन ब्लड ऐसा ऊतक है जिसमें क्या होता है कि तंतु नहीं पाए जाते, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य, अधात्री, प्लाज्मा व अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो जैसे दिखाया गया, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है संगठित पदार्थ। जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, 55% भाग बनाता है, और तथा संगठित पदार्थ कितने परसेंट भाग बनाते हैं, 45% भाग रक्त का बनाते हैं। जो आपका यहाँ पर प्लाज्मा में हम देखते हैं तो प्लाज्मा क्या कहता है कि प्रद्रव्य, इसे ही कहते हैं इंग्लिश में प्लाज्मा। यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। जो रक्त के आयतन का कितना होता है, 55% भाग बनाता है। प्रद्रव्य में यानी प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है तथा 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। मुख्यतः प्लाज्मा में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 होते हैं। एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा एल्बुमिन होता है। ये मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंद में होती है। यानी जो हमारा फाइब्रिनोजेन होता है ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और जो ग्लोबुलिन का उपयोग होता है, ग्लोबुलिन क्या देता है, हमें प्रतिरक्षा देता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि जो ग्लोबुलिन होता है शरीर के प्रतिरक्षा तथा एल्बुमिन का उपयोग परासरणिक संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी होते हैं जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन व क्या होता है, क्लोरीन आयन भी होता है। यहाँ पर माइनस का चार्ज रहेगा इसमें, इत्यादि पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण यानी ट्रांजिशन यानी जब बदलाव होता है उस अवस्था में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के लिए अन्य कारक प्रद्रव्य यानी प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे रुधिर जमाने वाले, रुधिर को थक्का बनाने वाले जो कारक होते हैं जिन्हें हम स्कंदक कारक कहते हैं, और रक्त में कैसे होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिनकी संख्या 13 होती है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हमें याद भी नहीं रखना है। और क्या कहता है, जब हम रक्त के प्लाज्मा में से इस थक्का आयन को निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब बात करते हैं हम संगठित पदार्थ की। किसकी बात करते हैं, संगठित पदार्थ की।
तो संगठित पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। जो आरबीसी को हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं लाल रुधिर कणिका, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं क्या, श्वेत रुधिर कणिका। प्लेटलेट का होता है थक्काणु बिंबाणु भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। इसकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख होती है प्रति एमएम क्यूब रक्त में। 1 एमएम क्यूब आयतन में, रक्त के आयतन में आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, इन्हें उभयावतल आकार की होती है। ये इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसके अपवाद 2 हैं, एक ऊंट और लामा होता है। ये ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हमको नहीं याद रखना है। हीमोग्लोबिन इसमें वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लाल होता है। स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कितना होती है, 12 से 16 ग्राम होती है। और जो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है। और जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है उसे क्या कहते हैं, प्लीहा। प्लीहा को ही क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि आरबीसी जब नष्ट होती है, मर जाती है, तो वहां जाके इकट्ठा हो जाती है। वही आपके एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। लाल रुधिर कणिका यानी इरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कणिका ल्यूकोसाइट, और जो आपका पट्टिकाण होता है इसे प्लेटलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, वो संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त के कितने % भाग बनाते हैं, 45। ये तीनों मिलकर रक्त का 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट या जिसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में क्या होती है, अधिक होती है। सबसे ज्यादा हमारे शरीर के क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है रक्त में। एक स्वस्थ मनुष्य में एक कणिकाएं लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, यानी जो एमएम क्यूब है उसे कहते हैं प्रति घन मिमी। कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन एमएम मिमी होता है। वयस्क अवस्था में यानी स्वस्थ वयस्क में लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, लाल अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, बोन मैरो में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात ये केंद्रक विहीन होती है। हमने आपको बता दिया कि इसके 2 जीव अपवाद हैं, एक ऊंट और दूसरा लामा। ये ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो हम लोगों को याद भी नहीं रखना है। इनकी आकृति उभयावतल होती है यानी बाइकानकेव होती है। इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रति 100 ml रक्त में 100 मिली मतलब 100 ml रक्त में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के विनिमय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा यानी जिसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं, उसमें हो जाता है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। किसकी बात करते हैं, ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट में क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, यहाँ पर देखो हीमोग्लोबिन के अभाव यानी इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये रंगहीन होती हैं यानी श्वेत होती हैं, सफेद रंग की होती हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं से क्या होता है, कम होता है। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिमी यानी प्रति एमएम क्यूब रक्त होती है, जबकि आरबीसी की कितनी होती थी, 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 50 लाख 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब होती थी। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। वैसे तो लिखा जाता है 1 से 10 दिन तक, लेकिन यहाँ दिन नहीं दिया है, तो हम सिर्फ यही याद रखेंगे कम समय तक जीवित रहती हैं। इसके इन्हें 2 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। कितने, 2 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। एक होती है कणिकाणु जिसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है अकणिकाणु यानी जिसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 3 भाग होते, 3 प्रकार की होती है, जिसमें क्या आता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये क्या है, कणिकाणु के प्रकार हैं। जबकि जो लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट ये अकणिकाणु के रूप हैं, अकणिकाणु के प्रकार हैं।
श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा होता है। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, जिसकी मात्रा 60 से 65% होती है। और बेसोफिल जो होता है ये डब्ल्यूबीसी का सबसे कम प्रतिशत होता है, इसकी मात्रा 0.5 से सिर्फ 1% होती है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट क्या कह रहा है कि न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं। जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है और मोनोसाइट होती हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, भक्षाणु का होता है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्यजीवों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। बेसोफिल जो होता है आपका, ये क्या करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन नामक रसायनों का स्राव करता है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है। इयोसिनोफिल 2 से 3%, इसकी मात्रा कितनी होती है, 2 से 3% होती है और संक्रमण से क्या करती है, बचाव करती है। ये एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए सम्मिलित होती है। और आपका जो लिम्फोसाइट होता है उसकी मात्रा 20 से 25% होती है, यानी डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग होता है। और ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, एक टी तथा बी, यानी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और ये दो कोशिकाओं से बनी होती हैं, टी सेल और बी सेल से। दो प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की हमें, और जो लिम्फोसाइट होती है हमें क्या देती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो याद रखना है सभी के कार्य और मात्रा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रा पूछी जाती है। अगला है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये मेगा कैरियोसाइट यानी अस्थि मज्जा की जो विशेष कोशिका होती है उसके टुकड़ों में विखंडन से बनती है। वो जो कोशिका होती है अस्थि मज्जा की जो विशेष कोशिका होती है जो टुकड़ों में टूटती है तो उसे क्या कर देते हैं, प्लेटलेट्स कर देते हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति क्यूब होती है, यानी प्रति घन मिमी होती है। प्लेटलेट्स के कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है। प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, कई प्रकार के पदार्थों का स्राव करता है, जिसमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने वाले अस्कंदन कारक में सहायक होता है। यानी प्लेटलेट सबसे ज्यादा किसमें सहायता करता है, रुधिर के थक्का को जमाने में। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, यानी प्लेटलेट्स की संख्या में जब कमी होती है तो हमें क्या होता है, अस्कंदन संबंधी बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारा रक्त क्या होता है, जल्दी नहीं जमता है तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है केंद्रक के बारे में भी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लो कि जो आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, सॉरी आपका जो यहाँ पर न्यूट्रोफिल होता है, इसमें मल्टीलोब्ड केंद्रक होते हैं। आपका जो यहाँ पर ये क्या लिम्फोसाइट है, यहाँ पर गलत लीन साइड दिया है, यहाँ पर लिम्फोसाइट, सॉरी ये मोनोसाइट है। क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट में जो आपका होता है, मोनोसाइट है, और यहाँ पर जो मोनोसाइट में केंद्रक होता है वो हार्स शू शेप आकार का होता है, यानी घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार का इसका केंद्रक होता है। और आपका जो इयोसिनोफिल होता है उसमें बाइलोब्ड होता है, इसे ईयरफोन के आकार के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। तो ईयरफोन का आकार के जो केंद्रक होते हैं किसमें पाए जाते हैं, इयोसिनोफिल में। आपका जो इसमें लिम्फोसाइट होता है उसमें केंद्रक राउंड शेप के होते हैं, किस शेप के होते हैं, राउंड शेप के। तो बस इतना था, हमने देख लिया पूरी एनसीईआरटी। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की क्या कर रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों से भिन्न होता है। रक्त का कई प्रकार से समूहीकरण किया गया है, इसमें से दो मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच का उपयोग करके पूरे विश्व में होता है। यानी रक्त को दो आधार पर बांटा गया है, एक एबीओ रक्त समूह होता है और दूसरा आरएच रक्त समूह होता है। जो एबीओ रक्त समूह है ये क्या होता है, एबीओ रक्त समूह किस पर दिया जाता है कि आरबीसी की सतह पर जो उपस्थित प्रतिजन होते हैं उसके आधार पर कौन सा समूह दिया जाता है, एबीओ। तो क्या कर रहा है कि एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी की सतह पर दो प्रतिजन यानी एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी होते हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। एंटीजन क्या करते हैं, प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं। ध्यान देना कि प्लाज्मा में जो एबीओ के समूह होता है इसके प्रति क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षी, प्राकृतिक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं।
प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिजन के। यदि प्रतिजन ए होगा तो प्रतिरक्षी बी होगा, और प्रतिजन बी होगा तो प्रतिरक्षी ए होगा, उसके विरुद्ध होगा, यानी उल्टा होता है। इसके आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ होता है। क्या कह रहा है कि यदि ए रक्त समूह होगा तो उसके लाल रुधिर कणिका को जो क्या मतलब लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी की जो सतह होगी उसकी कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? ए। तो ए प्रतिजन पाया जाएगा तो इसका उल्टा क्या पाया जाएगा? प्रतिरक्षी यानी एंटीबी होगा। यह किसको किसको दे सकता है? ए और ओ वाले से ले सकता है और दे सकता है। बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन होगा, ये इसमें प्रतिरक्षी एंटी बी होंगे, यानी एंटी ए प्रतिरक्षी होगा। और क्या होगा? ये बी से और ओ से लेन देन कर सकता है। जबकि आपका एबीओ रक्त समूह जो होता है इसमें आरबीसी के सतह पर दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रतिरक्षी क्या होती है? नहीं पाई जाती। इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। और ये क्या कर सकता है? ये ए बी ओ यानी सबको दे सकता है। क्या कर सकता है? सबसे ले सकता है। क्या होता है? सबसे ले सकता है। तो ये क्या करते हैं कि ये ए बी से भी ले सकता है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है, क्योंकि इसके जो प्लाज्मा होती है उसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। जबकि जो आपका ओ रक्त समूह होता है इस पे आरबीसी के सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। अब कोई प्रतिजन नहीं होता है इसलिए इसके प्लाज्मा में क्या होते हैं? दोनों प्रतिरक्षी यानी एंटी ए और एंटी बी दोनों पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? ओ रक्तदाता समूह क्या है? ओ यानी ये ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। जो आपका रक्त समूह ओ होता है इसे कहा जाता है सर्वदाता, और जो आपका ए बी होता है ये क्या होता है? इसे कहा जाता है सर्वग्राही। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए रक्त सभी को दे सकता है और जो आपका ए बी होता है वो सबसे रक्त ले सकता है। अगर ओ की बात करें, ए बी की बात करें तो ए बी में भी ए बी पॉजिटिव, ए बी में भी बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और जो आपका ओ निगेटिव होता है वो क्या होता है? ओ निगेटिव सर्वग्राही सर्वदाता होता है, और ये भी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। यानी जो ग्राही लेने वाला है और जो दे रहा है उसके रक्त समूह का रक्त को चढ़ाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए कि वही है कि नहीं। अगर दूसरा चढ़ा देंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। रक्त स्कंदन एवं डब्ल्यूबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोजकता यानी डोनर कंपेटिबिलिटी जिसे कहते हैं, दाता संयोजकता उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है कि रक्त समूह दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्तदान कर सकता है, और जो ए बी होता है वो यानी अग्राही होता है जो सभी से रक्त समूह को क्या कर सकता है? ले सकता है। और हम दूसरा रक्त समूह क्या देखते हैं? आरएच रक्त समूह। क्या देखते हैं? आरएच रक्त समूह। तो चलिए आरएच रक्त समूह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक अन्य प्रतिजन आरएच होता है। इसे आरएच क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे पहले रिसर्च मक्खी में देखा गया था, जिसमें रिसर्च मंकी यानी रिसर्च बंगर में पाया गया था, देखा गया था, जो लगभग 80% मनुष्यों में प्रेजेंट होता है। यदि आरएच प्रतिजन जो होता है यदि ब्लड में प्रेजेंट है तो आरएच ओ पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि 80% जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो लगभग पॉजिटिव हैं, तथा आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है उसे आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे आरएच हीन यानी आरएच निगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित यानी आरएच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन
RH प्रतिजन जो होता है वो RH निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को भी मिलाना क्या है, आवश्यक है। यदि निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा तो उसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाती है। क्या कर रहा है कि एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। यानी ये कह रहा है कि एक जो RH अयोग्यता होती है वो जो माता होती है वो निगेटिव होगा और जो भ्रूण होता है वो पॉजिटिव होगा, तो उनमें क्या होती है, एक RH अयोग्यता आ जाती है। कह रहा है कि अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सहगर्भता में माता के RH निगेटिव को प्रभावित नहीं करता। जो बच्चा होता है यानी भ्रूण जो होता है वो क्या होता है, अपरा द्वारा अलग होता है, तो जब तक वो गर्भ में रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय यानी जब डिलीवरी होती है, प्रसव को ही कहते हैं डिलीवरी, जब पहली डिलीवरी होती है तो माता के RH निगेटिव, जो माता RH निगेटिव है वो रक्त से RH निगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। यानी पहली डिलीवरी के दौरान जो भ्रूण होता है उसका पॉजिटिव रक्त माता के निगेटिव रक्त से मिलने की संभावना क्या होती है, रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो उसके रक्त में RH नहीं था एंटीजन, तो कोई प्रतिरक्षी नहीं था। लेकिन जैसे ही RH पॉजिटिव वाला रक्त उस माता से मिला तो उसमें क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव बनने लग जाएगा। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती हैं। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है, यानी परिवर्ती मतलब दूसरी, तो रक्त से यानी माता के रक्त से जो निगेटिव होता है वो भ्रूण के पॉजिटिव रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है। RH प्रतिरक्षी कहाँ जा सकती है, भ्रूण में जा सकती है, और इससे भ्रूण की RBC यानी लाल रुधिर कणिका क्या हो जाती है, नष्ट हो सकती है, जिससे क्या होता है, भ्रूण को जानलेवा हो सकता है, भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है। इससे रक्ताल्पता हो सकती है और खून की कमी भी हो सकती है। रक्ताल्पता मतलब इसे खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं, और क्या हो जाता है, जॉइंट्स हो जाता है यानी पीलिया हो जाती है। ऐसी दशा जो होती है उसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटाइलिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसे कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस स्थिति से बचने के लिए यदि माँ के संपर्क में आ भी जाता है पॉजिटिव वाला, तो उससे बचने के लिए, ताकि अगली वाली जो डिलीवरी हो उसमें कोई दिक्कत न हो, तो जो पहला डिलीवरी होता है उसके तुरंत बाद माता को क्या दिया जाता है, RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। यानी उसको दिया जाता है जो रोगम इंजेक्शन होता है, क्या होता है, रोगम इंजेक्शन होता है, यही दिया जाता है तुरंत, क्योंकि ये क्या होता है, RH प्रतिरक्षी। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो RH अयोग्यता होती है वो तभी होगी जब पुरुष पॉजिटिव, सॉरी मादा पॉजिटिव होगी और पुरुष क्या होगा, निगेटिव। यदि RH निगेटिव पुरुष होगा और मादा पॉजिटिव होगी तभी उनके बीच क्या होगा, ये RH अयोग्यता होगी। कह रहा है कि पहला भ्रूण सेफ होता है, यानी पहला प्रसव जो होता है इसमें सेफ हो जाता है, लेकिन दूसरे भ्रूण में RH प्रतिरक्षी RBC को नष्ट कर देता है। जो माता में RH प्रतिरक्षी बना था वो भ्रूण में जाएगा तो उसके RBC को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे भ्रूण में एनीमिया और पीलिया हो जाती है, यानी खून की कमी और पीलिया हो जाती है, और इससे क्या हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, और इसे ही कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इससे बचने के लिए क्या दिया जाता है, प्रसव के तुरंत बाद माता को RH प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाता है, यानी उसको दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो, हम आगे का जो पार्ट है वो अगली वीडियो में शूट करेंगे। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए, इसमें जो 2 पेज हमने पढ़ा, अगर इसका और शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो शॉर्ट नोट्स भी बना है। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारे बैचेज में बनवाया गया था कि तरल संयोजी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक रुधिर होता है और दूसरा लसिका होता है। प्लाज्मा नहीं है, यहाँ पर लसिका है, वो गलती से लिखा गया था। रुधिर जो होता है वो प्लाज्मा प्लस संगठित पदार्थ होता है, यानी प्लाज्मा से और रुधिर संगठित पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और संगठित पदार्थ 45% होते हैं। लाल रंग का होता है रुधिर, क्या होता है, लाल रंग का होता है, तरल संयोजी ऊतक है, और एक व्यक्ति में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है।
प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा द्रव्य होता है और तरल होता है, तरल नहीं तरल होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा पाए जाते हैं, स्कंदक कारक पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, और अन्य आयन जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन आदि उपस्थित रहते हैं। जो प्रोटीन होती है इसमें 3 प्रकार की मुख्यतः 3 प्रोटीन पाई जाती है। एक एल्बुमिन होती है, दूसरा ग्लोबुलिन होती है और तीसरा फाइब्रिनोजन होती है। एल्बुलिन का काम परासरणी नियमन होता है, ग्लोबुलिन हमें प्रतिरक्षा देती है, जो फाइब्रिनोजन होता है क्या करता है, रक्त स्कंदन करता है। उसके बाद यदि हम प्लाज्मा में से स्कंदक कारक को निकाल दे तो उसे जो बचता है उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब हम बात करें संगठित पदार्थ की, तो ये 3 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, जिसे कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाण या थक्काण। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसी, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल यानी डब्ल्यूबीसी, और इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। इनका बायोलॉजिकल नाम होता है, आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम इरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है बायोलॉजिकल उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जो आपका पट्टिकाण यानी प्लेटलेट्स होता है उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा उसको सही कर लीजिएगा। आरबीसी की बात करें तो इसकी मात्रा 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख प्रति mm³ ब्लड होती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण वयस्क में लंबी अस्थियों की मज्जम होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, और जो आरबीसी की कब्रिस्तान होती है प्लीहा को कहा जाता है। इसका आकार उभयावतल होता है और ये लाल रंग के होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक लौह युक्त वर्णक पाया जाता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है। ये प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है, आप लोग देख लीजिए। और व्हाइट ब्लड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 6 से 8,000 प्रति mm³ मात्रा होती है इनकी। कणिकाणु रूप क्या होते हैं, ये इनको 2 भागों में बांटा गया है, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु में 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, जैसे हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा। और अकणिकाणु में क्या होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। पट्टिकाणु की मात्रा 1.5 से 3.5 लाख होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सब लोग। तो ये क्या है, इस प्रकार आपका शॉर्ट नोट्स बना है, यहाँ पर देख लीजिए। रक्त समूह दिया गया है, रक्त समूह को 2 अनुसार बांटा गया है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप होता है। तो जो आरएच होता है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन पर आधारित होता है, और जो आरएच प्रतिजन, ये आरएच प्रतिजन पर आधारित होता है। प्रतिजन ए और बी होते हैं। यदि ए ब्लड ग्रुप होगा तो ये प्रतिजन उपस्थित होगा और उसमें प्रतिरक्षी कौन होगा, एंटी बी होगा। जबकि अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो प्रतिजन बी होगा और उसमें प्रतिरक्षी कौन होगा, एंटी ए होगा। और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी कोई भी नहीं पाया जाता। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता और प्रतिरक्षी दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो ये सर्वग्राही होता है, ए बी सर्वग्राही होता है क्योंकि प्लाज्मा में इसके कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका ये ओ वाला ब्लड ग्रुप होता है इसे सर्वदाता कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसके आरबीसी के सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आरएच अयोग्यता की बात कर लें तो यहाँ पर क्या दिया है कि जब पुरुष यानी जब मादा पॉजिटिव होगी और पुरुष क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उनके बीच जब क्रॉस होता है तो जो उनमें भ्रूण बनता है, तो यह कह रहा है कि जब माँ आरएच निगेटिव व भ्रूण क्या हो, आरएच पॉजिटिव हो, तो पहला बच्चा तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः सुरक्षित पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान, जब पहली डिलीवरी होती है उसके दौरान जो भ्रूण का आरएच पॉजिटिव रक्त है वो माँ के रक्त में संपर्क में आ सकता है, जिससे यदि संपर्क हो गया तो माँ के रक्त में क्या बनने लगेगा, उसके प्रति यानी उसके उल्टा उसके विरुद्ध क्या बनने लगेंगे, प्रतिरक्षी। अब ये प्रतिरक्षी माँ के रक्त में बन जाते हैं, तो जब दूसरा या उसके बाद अन्य भ्रूण यानी अन्य प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो भ्रूण होता है वो, जब भ्रूण है तो भ्रूण के पास मादा के रक्त से ही जाता है उसके पास पोषण, तो मादा का जो रक्त होता है वो भ्रूण के संपर्क में क्या हो सकता है, आ सकता है, जिससे भ्रूण में वो क्या होगा, आरबीसी को नष्ट कर देगा, जिससे क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसमें क्या हो जाती है, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है और पीलिया हो जाता है। बचाव क्या होता है,
प्रसव के तुरंत बाद इसमें माता को, यानी जो बच्चा होता है प्रसव के बाद तुरंत माता को NTRH दिया जाता है, और जो NTRH होता है वो किस रूप में होता है, रोगम नामक इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तो आज हमने देख लिया यहाँ तक, कहाँ तक, आपका रक्त समूह, आयस रक्त समूह हो गया। इसके आगे रक्त स्कंदन की जो वीडियो है वो हम अगली वीडियो में शूट कर देंगे। यदि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।